Hello beta, now we will start the second part of the solution. ठीक है. Now first topic is solubility. The maximum amount of solute dissolved in a solvent, that is known as solubility, at specific temperature and pressure. एक specific temperature और pressure मतलब कि एक fixed temperature और pressure पे जितना ज़्यादा solute एक solvent के अंदर dissolve हो जाएगा वो क्या होगी, उसकी सोलिबिलिटी होगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ सोलिबिलिटी. तो टाइप्स ऑफ सोलिबिलिटी में क्या होता है बेटा, दो टाइप की होती है सोलिबिलिटी. सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. ठीक है. तो सबसे पहले हम करेंगे सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. तो किसी भी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. व्हेन ए सॉलिड डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. अब ये फैक्टर अफेक्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कौन कौन से फैक्टर जो है किसी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, वो चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे. तो ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मतलब है लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर के. मींस द पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर. ठीक है. बट पोलर डू नॉट डिसॉल्व इन पोलर या नॉन पोलर डू नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर. हमेशा बेटा जैसे देखिएगा कोई भी पोलर है, जैसे वाटर क्या होता है, पोलर होता है. NaCl आयनिक होता है, इसे पोलर भी बोल सकते हैं हम. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे इसको NaCl सॉल्ट होता है, आप घरों में यूज़ करते हो तो वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है. लेकिन ऑयल क्या होता है, नॉन पोलर होता है. और वाटर क्या है, पोलर है. ठीक है. वाटर क्या है, पोलर है. तो यहाँ पे ये नॉन पोलर, ये पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा. ठीक है. मतलब पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है. पोलर डू नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है यहाँ पे ये चीज़ है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टेम्परेचर. व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेज. ठीक है. मतलब कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर, जैसे आपने देखा होगा बेटा सर्दियों में हम मीठा पानी बनाते हैं तो उसके अंदर क्या डालते हैं, हम चीनी डालते हैं, शुगर डालते हैं ऐसे. अगर जो हम पहले बर्फ़ डाल देंगे फिर चीनी डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी. लेकिन हम पहले चीनी डालेंगे और उसको डिज़ोल्व करके फिर बर्फ़ डालेंगे तो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी शुगर. तो यही चीज़ है, जब हम टेम्परेचर किसी भी गर्म चीज़ में हम जो है सॉलिड को डिज़ोल्व करते हैं तो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, और ठंडे पानी में करते हैं तो जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होता है. ठीक है. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का बेटा नेग्लेजिबल इफेक्ट जाता है. प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. अब ये सेकंड पार्ट आ गया है सॉलिबिलिटी का. तो किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उसको क्या कहेंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. व्हेन ए गैस डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड at a particular temperature and pressure, that is known as solubility of gas in liquid. फैक्टर affecting the solubility of gas in liquid. तो यहाँ पे आपके तीन फैक्टर, वही तीन फैक्टर हैं जो वहाँ पे आपने पढ़े थे. पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में भी वही है, लाइक डिसॉल्व लाइक. इसमें भी क्या होगा, पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर. कभी भी पोलर नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा. यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. जैसे ये है हमारा अमोनिया है, अमोनिया NH3 पोलर इन नेचर होता है. वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया तो ये डिसॉल्व हो जाएगा. लेकिन ऑक्सीजन हमारा नॉन पोलर होता है, हाइड्रोजन हमारा नॉन पोलर होता है, नाइट्रोजन हमारा नॉन पोलर होता है. तो इन तीनों में से किसी को भी वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इसमें क्या होता है कि देखो बेटा, जब भी आप मान लो किसी लिक्विड को बॉयल कर रहे हो, इन टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो अब क्या उसके अंदर गैस डिसॉल्व होंगी नहीं, क्योंकि गैसेस तो निकल रही हैं उसके अंदर से. तो इसके अंदर डिसॉल्व कहाँ से होगी, मतलब कि इसमें क्या हुआ कि टेम्परेचर अगर जो आपने बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है.
नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को किसने बताया था? हेनरी ने बताया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ। हेनरी ने दो स्टेटमेंट दी थी बेटा यहाँ पे। पहली स्टेटमेंट तो थी द मास ऑफ ए गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। मतलब क्या है, जितना भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी गैस के ऊपर उतनी ही गैस हमारे लिक्विड के अंदर डिजोल्व होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ वहाँ आपको फिगर से भी समझाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन। मतलब जितना ज़्यादा गैस जो है जितना ज़्यादा गैस पे हम प्रेशर लगाएंगे उतना ही जो है वो सॉरी एक मिनट। Now statement is the partial pressure of a gas in a vapor phase is directly proportional to the mole fraction of a gas in a solution। मतलब क्या है, जितना ज़्यादा गैस बढ़ती चली जाएगी सॉल्यूशन के अंदर उतना ही ज़्यादा जो है हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ उसको डिज़ोल्व करवाने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैं बता रहा था फिगर से हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये पिस्टन है, ये पिस्टन जितना ज़्यादा हम प्रेशर इसके ऊपर लगाते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा गैस इस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होती चली जा रही है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो मोल फ्रैक्शन जो है इस सॉल्यूशन के अंदर गैसेस का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो ऊपर से हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा इसको डिज़ोल्व करवाने के लिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा गैस का उतना ही ज़्यादा हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो यही चीज़ थी, ये दो स्टेटमेंट है हमारी हेनरी लॉ की। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 एंड M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, M फॉर मास ऑफ ए गैस, P फॉर प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, KH इज़ द हेनरी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी के लिए आया है यहाँ पे। और यहाँ पे P फॉर प्रेशर ऑन ए गैस एंड ये क्या है, x2 क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ग्राफिकल हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे जाता है। यहाँ से M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P के लिए ग्राफ होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी आपका जो है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 है, तो यहाँ पे भी ग्राफ ऐसे ही जाएगा। ठीक है, लीनियर जाएगा। नाउ अब है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, मतलब कि जो हमने हेनरी लॉ पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये फंडा कहाँ कहाँ यूज़ होगा। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंकिंग एंड देयर सोडा इन ए सोडा वाटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंड द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। इसमें क्या होता है, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, जो पेप्सी वगैरह पीते हो, जैसे ये पेप्सी की बोतल है, ये हमारी पेप्सी की बोतल है, तो इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर लगाया जाता है, CO2 गैस इसमें डिज़ोल्व की जाती है। हाई प्रेशर, ये वाटर होता है इसके अंदर, हाई प्रेशर जो है हम इसमें लगाते हैं और ये CO2 गैस इसमें डिज़ोल्व करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, गैस डिज़ोल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर हाई प्रेशर पे, तो कहाँ क्या यूज़ हो गया, हेनरी लॉ यूज़ हो गया, यही बताता था हेनरी। नाउ हेनरी लॉ यूज डीप सी डाइवर। डीप सी डाइवर्स बेटा जो गोताखोर होते हैं, जो समुंदर में जाके डीप सी डाइवर्स में जाते हैं, तो वो अपने पीछे एक सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे ये डीप सी डाइवर्स है, ठीक है, तो एक सिलेंडर लेके जाएगा ये अपने पीछे। ठीक है, इस सिलेंडर में क्या होगी, गैस होगी, और वो गैस इसके जो है अंदर जाएगी, और वो गैस जो है सिलेंडर से हाई प्रेशर से डिज़ोल्व होगा। ठीक है, और ये अंदर जाके हमारे ब्लड के अंदर, लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी हाई प्रेशर। तो यहाँ पे भी हेनरी लॉ यूज़ हुआ है। नाउ फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और ऑक्सीजन को हाईली प्रेशराइज करके ब्लड के अंदर डिज़ोल्व करता है। तो ये भी क्या हुआ, गैस किसी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो रही है, तो ये भी क्या हो गया, हेनरी लॉ हो गया। यही बात लिखी हुई है, हेल्प इन ए ब्लड प्योरिफिकेशन जो है, बिकॉज द लंग्स इज प्रेशर O2 डिजोल्व इन लिक्विड ब्लड देन ब्लड प्योरीफाई। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है लंग्स का। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसको प्योरीफाई किया जा रहा है ब्लड को बाय देयर हेनरी लॉ। अब आ जाता है रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या होता है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। बेटा इसको मैं कॉपी में समझाता हूँ। नाउ बेटा देखिए आप कॉपी में रोल्स लॉ फॉर रोल्स लॉ। ठीक है,
रोल्स लॉ क्या कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे हमने वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ले लिया P1, ये सॉल्यूशन के अंदर है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। दैट कंपोनेंट मतलब यहाँ सॉल्वेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के ही लेंगे। ऐसे ही सॉलिड के इसके वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो वो वेपर प्रेशर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रहेगा। क्लियर है? मतलब ये इसको जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P01 और X1। P01 क्या है, द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एंड यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे P2 क्या हो जाएगा, P02 X2। ये यहाँ पे P2 क्या है, द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। इसमें आप कंफ्यूज हो रहोगे, सर P2 और P02 में क्या डिफरेंस है। बेटा ये P2 जो है ये हमारा वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, और ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है, ये सॉल्यूट का है सॉल्यूशन के अंदर और ये इंडिविजुअल सॉल्यूट का है। ऐसे ही जैसे वाटर को किसी, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए अल्कोहल प्लस वाटर मिला रखा है आपने, तो ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये दोनों क्या है, सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन के अंदर हम इसको बॉयल कर रहे हैं तो इसमें अल्कोहल का क्या है, वो तो हो गया P2, और वाटर का क्या है, वो हो गया P1। लेकिन इंडिविजुअल वाटर आप ले रहे हो, जैसे वाटर को बॉयल कर रहे हो खाली, तो वो P01 है, और इंडिविजुअल अल्कोहल को बॉयल कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है आपका P02 है। ठीक है, आई थिंक सो आ गया होगा समझ में। ठीक है, ये देखिए अब हम करेंगे डेरिवेशन, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। इसी को ही जो है हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी आएगी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेम डेरिवेशन रहेगा वहाँ पे भी, तो मैं दोनों ही चीज़ें मैंने एक साथ लिख दी हैं। रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होगा, जब सॉल्यूट क्या होगा वोलेटाइल, जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है। वोलेटाइल वर्ड आई थिंक सो क्लियर नहीं हो रहा होगा। वोलेटाइल होता है जो रूम टेम्परेचर में भी कोई भी चीज़ जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, उसे वोलेटाइल बोलते हैं। जैसे बेटा ये पेट्रोल ले लिया आपने, ये पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल है ये, ठीक है, पेट्रोल को आपने क्या किया, वैसे ही रख दिया ओपन वेसल में, तो ये थोड़ी देर के बाद क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये कैसा नेचर है, इसका वोलेटाइल नेचर है। ठीक है, तो इसे वोलेटाइल कहते हैं। अगर जो सॉल्यूट हमारा वोलेटाइल होगा तो वो भी वेपर प्रेशर बनाएगा सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू का पुट कर देंगे, PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 क्या था हमारे पास, देखो हमने ऊपर लिखा था P1 किसके इक्वल आया था, P01 और X1 के इक्वल आया था, और P2 किसके इक्वल आया था, P02 और X2 के इक्वल आया था। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपल ये X1 की वैल्यू रखनी है। आपने पढ़ा था X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे X1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस X2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है X1 की, तो PS इज इक्वल टू हो जाएगा P01 और 1 माइनस X2, ठीक है, प्लस P02 X2। अब कुछ नहीं करना है भाई, इसको है ना अंदर मल्टीप्लाई करना है। PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P01 माइनस P01 X2 प्लस P02 X2। कुछ नहीं किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब इसको तो इधर ले आऊँगा और इसको इधर ले जाऊँगा, आगे पीछे करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। P01 प्लस P02 X2 माइनस P01 X2, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो PS इज इक्वल टू हो जाएगा P01 प्लस X2, और ये क्या हो जाएगा P02 माइनस P01। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, आपके NCERT में भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इस पे बेस्ड, तो ये करने हैं रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ये डेरिवेशन था हमारा। नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन इज रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब कि इसमें सॉल्यूट के वेपर नहीं बनेंगे, क्योंकि नॉन वोलेटाइल वही होता है जिसके वेपर नहीं बनते हैं।
तो पी एस इजिकल टू, वैसे तो P1 प्लस P2 होता है, लेकिन यहाँ पे P2 इजिकल टू 0 हो जाए। P2 मतलब कि सॉल्यूट के वेपर प्रेशर बनेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, पी एस इजिकल टू P1 निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो पी एस इजिकल टू P01 और x1 हो जाएगा, जो हमने रोल्स लॉ में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसको P वाले को एक साइड कर लीजिए, यहाँ लाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 1 इजिकल टू x1 हो गया। अब इक्वलिटी के दोनों साइड हम कुछ भी करें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ठीक है, ऐड करें, तो उससे इक्वलिटी पे सेम जो है नंबर से हमें करना पड़ेगा, तो उससे इक्वलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं जाता है। तो हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड, तो पी एस अपॉन P01 इजिकल टू 1 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा P01 माइनस पी एस, तो इजिकल टू यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस x2 होता है। तो ये हमारा डेरिवेशन आ चुका है, इसी को ही रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, और यही होता है हमारा रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डेरिवेशन है। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं बहुत। ठीक है, करेंगे इसके न्यूमेरिकल। The next topic is difference between ideal and non-ideal solution. ठीक है, now ideal solution और non-ideal solution. Ideal solution are those which obey Rolle's law, जो Rolle's law को obey करता है। Rolle's law क्या था, P1 is directly proportional to x1, P2 is directly proportional to x2। जो इसको obey करेगा वो हमारा ideal होगा, जो इसको obey नहीं करेगा वो हमारा non-ideal होगा। ठीक है, now change in enthalpy मिक्सिंग एंड चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग इज जीरो, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो जीरो रहेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या रहेगा, जीरो। मतलब क्या है कि जब हम दोनों को मिलाएंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, अगर जो उसके टेम्परेचर में या उसके एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आता है तो वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा, और उसके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर जो उसके टेम्परेचर या वॉल्यूम में कोई चेंज आता है, मतलब कि वो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, मतलब कि या तो जीरो से ज़्यादा होगा या जीरो से कम होगा। ठीक है, नाउ यही बात यहाँ पे लिख रखी है, चेंज इन एंथैल्पी मिक्सिंग एंड चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। यहाँ पे क्या है, फोर्थ डिफरेंस में ए मीन्स सॉल्वेंट और बी मीन्स सॉल्यूट। जो इंट्रैक्शन रहेगी इन दोनों के, इस बॉन्ड से क्या बता रहा है, इंट्रैक्शन बता रहा है। इंट्रैक्शन जो रहेगी इन दोनों के बीच, ए और बी की इंट्रैक्शन के बीच, वही इंट्रैक्शन इन दोनों को मिलाएंगे तो ए बी के बीच भी रहेगी, मतलब इक्वल इंट्रैक्शन रहेगी किसमें, आइडियल के अंदर। और नॉन आइडियल के अंदर जो ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन है, नॉट इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन, मतलब वो इंट्रैक्शन नहीं रहेगी जो ए बी के अंदर है। इन दोनों की इनकी दोनों की इंट्रैक्शन अलग अलग होगी। ठीक है, नाउ द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल, बेंजीन प्लस टॉलिन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल। एंड नो एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन। देखो बेटा, अब ये जो है नेक्स्ट वाला टॉपिक है, अब ये नॉट इक्वल टू जीरो था, मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू जीरो था और इनकी इंट्रैक्शन भी नॉट इक्वल नहीं थी। ठीक है, जब ये मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो है, या तो ये फिर पॉजिटिव में होगा या फिर नेगेटिव में, तो इससे नॉन आइडियल के हमारे दो डिफरेंस बन जाते हैं, नॉन आइडियल के दो पार्ट बन जाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसको हम नोट्स में देखेंगे। नाउ द नॉन आइडियल फर्दर डिवाइड इनटू द टू पार्ट, अभी बताया था हमने। तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये डेफिनेशन ही है इनके डिफरेंस में। डेफिनेशन क्या है, द इंट्रैक्शन बिटवीन देयर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वीकर देन देयर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। मतलब जो ए बी, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जो इंट्रैक्शन रहेगी वो वीक होगी, कम होगी, किससे, ए और बी, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट, मतलब इनकी इंट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी इसके सॉल्यूशन के बनने से, मतलब ए और बी की इंट्रैक्शन से। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इसका, इसमें ए और बी की इंट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी ए से और बी से, मतलब कि सॉल्यूट सॉल्वेंट की जो इंट्रैक्शन रहेगी
वो स्ट्रॉन्गर होगी देन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इंटरेक्शन से। ठीक है, नाउ ये ग्राफ बनाया गया है बेटा, किसके बीच में ग्राफ बना है, ये सेकंड डिफरेंस में लिख सकते हो आप, ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बना है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के हैं। तो यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, सीधा जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अगर जो ये वाला फॉलो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन में होगा, तो वेपर प्रेशर इनके बढ़ के आएंगे, ऐसे इंक्रीज होके आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ए और बी की इंटरेक्शन क्या है, कम है, तो ये वेपर प्रेशर इसके इंक्रीज होके आएंगे। ऐसे ही इसमें क्या है, ए बी की इंटरेक्शन ज़्यादा है, अब इंटरेक्शन ज़्यादा है तो इजीली सेपरेट आउट नहीं होंगे, तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो डिक्रीज होके आएगा, ऐसे डिक्रीज होगा, जो होना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो डिक्रीज होके आएगा ऐसे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द डेल्टा एच मिक्सिंग जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा जो नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव रहेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव रहेगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होने से है, नेगेटिव से मतलब डिक्रीज होने से है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल जो है हमारा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर और एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, और नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर, एसीटोन प्लस एनिलीन एंड HCl प्लस वाटर। ये इसके एग्जाम्पल है। ये डिफरेंस आ जाता है कई बार, 2-2 नंबर का डिफरेंस आता है, सिंपल सा डिफरेंस है, कंपेयर करना है एक दूसरे से। ठीक है, आ जाएगा समझ में। एजोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट या सिंपली एजोट्रॉप भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे क्या होता है, जब हम मान लीजिए एक बीकर है, इसमें मैंने वाटर ले लिया और अल्कोहल ले लिया, ये वाटर था यहाँ पे पहले तो, और ये अल्कोहल ले लिया मैंने इसके अंदर। अल्कोहल अब जब इसको बॉयल करेंगे तो अल्कोहल जो होती है मोर वोलेटाइल होती है, तो ये पहले इवेपोरेट हो जाएगी, यहाँ से ये पहले इवेपोरेट हो जाएगी, वाटर नीचे रह जाएगा। लेकिन ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर इस टाइप का मिक्सचर होता है कि इसको इस डेफिनेट कंपोजिशन में हम मिलाएंगे इसको, मतलब कि एक पर्टिकुलर कंपोजिशन लेंगे इसकी, कि अब ये वो अल्कोहल पहले नहीं है, दोनों एक साथ इवेपोरेट होंगे, तो इस टाइप की कंपोजिशन में जो मिक्सचर रहेगा उसे कहेंगे एजोट्रॉपिक मिक्सचर। यही बात इसमें लिख रखी है, दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग देयर डेफिनेट कंपोजिशन, एक डेफिनेट कंपोजिशन होगी, एंड बॉयल लाइक ए प्योर लिक्विड, जैसे प्योर लिक्विड होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, इज कॉल्ड ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या तो इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहेंगे या इसको एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे, या सिंपली इसको क्या कह देंगे, एजोट्रॉप्स। अब ऐसा होगा कब, जब ये डेफिनेट प्रोपोर्शन जैसे वाटर और अल्कोहल का लेते हैं तो 4.5% तो हमारा वाटर और 95.4% हमारा क्या रहेगा, अल्कोहल। इस प्रोपोर्शन में आप मिक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एजोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। देखो बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये 2 लेक्चर का और रह गया है ये हमारा पूरा चैप्टर। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।